एक यूपी उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ चुका है। सर्द हवाएं हो, उनसे पारा बेशक गिरा हुआ हो, लेकिन सियासी बयानबाजी ने इस पारे को चढ़ा रखा है। और न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड आपके लिए लेकर आया है धमाकेदार इलेक्शन शो चुनावी एक्सप्रेस, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कौन से सियासतदान ने किस तरह का बयान दिया है, जनता के मुद्दे क्या हैं, और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग होने वाली है आने वाली 10 फरवरी को, उसमें किस तरह का सियासी चक्रव्यूह बनाया जा रहा है, किस तरह जनता तक वोट मांगने के लिए अपनी बातों को पहुंचाई जा रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि 10 फरवरी में वोटिंग से पहले आखिर किस तरह की बयानबाजी सामने आई है। इतिहास का दर्द सामने लाया जा रहा है, दंगों का दर्द एक बार फिर से याद दिलाया जा रहा है, और इस पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। दंगा मॉडल बनाम बुलडोजर मॉडल। आप भी नाई के भाई और हम भी भाई हैं। बिल्कुल वाले कुछ लोगों की तो गारंटी नहीं है मेरे भाई। एक बात सुनो जी, अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना, तो हम मिनट नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में, क्यों नहीं भाई? 2017 तक का इतिहास, धमकीबाजों की उठी आवाज। जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे ना, वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है। ऐसी अनुकूल सरकार उनको चाहिए कि उनको उनके अपने खेल खेलने में सुविधा हो। सरकार बदलेगी, दंगाई बदला लेंगे। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। 10 मार्च का इंतजार, किसका होगा इलाज? एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। करहल में बीजेपी अखिलेश को चुनौती दे पाएगी? फैजाबाद में कौन लोग लड़ रहे थे ये नहीं देखा गया होगा, तो मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी पार्टी के लिए लड़ने और जीतने के लिए। यूपी का महासंग्राम, अखिलेश बनाम एसपी सिंह बघेल। की राजनीति समाजवादी से शुरू हुई हो, वो अब नया नया बीजेपी में गया है, उसको लाके उनके सामने लड़ा रहे हैं। इसके मतलब बीजेपी ने हार पहले ही मान ली। न्यूज़ 18 का खास शो चुनावी एक्सप्रेस, नोएडा से लाइव। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े आइए, उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं, और उसके साथ ही हमारे साथ वो जनता जनार्दन भी है जिनके मुद्दों पर हम बात करेंगे। और आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप में से कोई यदि इन मेहमानों से सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपना हाथ उठाइए, हम आपके पास भी आएंगे और जानेंगे कि आपके ज़हन में क्या चल रहा है। नोएडा में हम इस वक्त उपस्थित हैं, गौतम बुद्ध नगर, जहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं, और नोएडा से आज चुनावी एक्सप्रेस का आगाज होने जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे पहले मेहमान। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं, भाजपा के स्पोक्स पर्सन। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ मनोज रघुवंशी जी है, वरिष्ठ पत्रकार। डॉली शर्मा जी हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे धर्मवीर चौधरी जी, बसपा के प्रवक्ता। सबसे पहले सवाल शरद त्रिवेदी जी आपसे यही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होनी है, दंगों का दर्द याद दिलाया जा रहा है, बार बार पलायन का जिक्र किया जा रहा है, मतलब मामला टफ है, मान के चल रहे ना, पेच फंसा है क्या? नहीं, कोई मामला टफ नहीं है, हम लोग जीतने वाले हैं। और जितने भी चैनल्स हैं जिन्होंने अभी तक सर्वे दिखाया, उन्होंने यही कहा है कि जो बढ़त रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। रोहिलखंड और बुंदेलखंड में कुछ फासला दिखा है, लेकिन जो दूसरी पार्टी और हमारे बीच में बढ़त है वो सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी हम लोग बहुमत नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि आप मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप यहाँ पर बार बार दंगों का जिक्र कर रहे हैं, तमंचा जीवी का जिक्र कर रहे हैं, सीधा प्रधानमंत्री हमले कर रहे हैं अब सपा पर। नहीं, जब सपा हमसे सवाल पूछेगी कि आपने जो है अपराध में क्या किया, तो हमें जवाब देना पड़ेगा। जो हम लोगों ने जिस तरह के दंगे होते तो उत्तर प्रदेश में, उसके बाद कभी कोई दंगे नहीं हुए। एक बार कोशिश करी गई थी, तो जिन लोगों ने दंगे किए तो उनसे पैसे वापस ले लिए गए। जो तोड़फोड़ हुई है सरकारी संपत्ति की, निजी संपत्ति की, उसके पूरे पैसे जमा कराए गए। तो ये बिल्कुल तय है कि कोई दंगा नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को किसी भी कार्य को, किसी भी व्यापार को, किसी भी उद्योग को शुरू, ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं आपने सुरक्षित माहौल बनाया है, माफियावाद को खत्म किया है, व्यापारियों को सुरक्षित माहौल दिया है। आप बताइए, आज प्रधानमंत्री सीधे हमले कर रहे हैं,
हैं वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहली बात, हम नोएडा में खड़े हैं कि जो लोग नोएडा को अशुभ मानते थे या जो मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आना चाहते थे, वो युवाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे। दंगाजीवी कहा जा रहा है, तमंचावादी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तक डर दिखाया जा रहा है कि आप बहाने ढूंढ रहे हैं कि सत्ता में आ जाए और फिर बदले लेंगे लोगों से। आस्था जी, जो हारने वाला व्यक्ति होता है वो अपनी खींच मिटाने के लिए कुछ भी करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और जिस तरह का इस्तेमाल वो कर रहे हैं शब्दों का, तो मुझे लगता है पूरी तरह से विवेकहीन मुख्यमंत्री हैं और हार का पूरा डर है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप खड़े हुए हो नोएडा सीट में, मैं नोएडा में बता दे रहा हूँ, नोएडा में भारतीय जनता पार्टी एक से ज्यादा सीट जीत नहीं सकती, 2 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। आप शामली में चले जाइए, 3 में से 2 सीट समाजवादी 100% जीतेगी। आप चले जाइए बागपत में खाता नहीं खुलने वाला भारतीय जनता पार्टी का। आप मुजफ्फरनगर में चले जाइए, सहारनपुर में 7 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी जमीन खिसकी हुई है और इसका जीता जागता उदाहरण आप देखिए, मुजफ्फरनगर में विधायक को भगाया गया, आप चले जाइए गढ़मुक्तेश्वर में गंदे पानी में चलाया गया, तो जनप्रतिनिधियों का एंट्री बैन हो गई है, तो इससे ज्यादा बुरा हाल क्या हो सकता है। पूरा गुणा गणित लगाए बैठे हैं, सीट दर सीट बता रहे हैं कि कहां हार रहे हैं आप लोग। देखिए, ये लोगों को जो जाट प्रेम अभी हुआ है हाल में, ये पिछले 2 महीने के अंदर जाट प्रेम बढ़ा है और ये लोग सोच रहे थे कि एक के जाने, ये हम भेड़ बकरियों की बात नहीं कर रहे हैं कि एक बकरी जाएगी तो सारे उसके पीछे चले जाएंगे। हम लोगों ने देखा है कि जहां जहां जाट हैं, क्योंकि जाट भारत की, देश की रीढ़ की हड्डी हैं और जाटों ने हमेशा भाजपा का समर्थन किया है और अब की बार भी समर्थन कर रहे हैं। ये सिर्फ जो विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने भड़काने का काम किया था कि नहीं जी भाजपा के आएगी तो ये हो जाएगा, उन्होंने किसानों को कहा। हम लोगों ने 11 मीटिंग करी है किसानों के साथ सड़क पे और उसके बाद हमने मीटिंग करी है पार्लियामेंट में। जब हम पार्लियामेंट में मीटिंग करना चाहे तो राज्यसभा में कांग्रेस और सपा के सांसद नाचे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसानों को आपने आश्वस्त किया है, आपने जाटों के लिए काम किया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे समीकरण साधे हैं। डॉली जी ये बताइए, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस फाइट में है क्या? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन नोएडा की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि आपका प्रत्याशी तो बाहर ही है। बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंच पे जितने पुरुष खड़े हैं और एक अकेली महिला, तो आप समझ सकते हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और दूसरी बात, पंखड़ी पाठक बहुत मजबूत चुनाव लड़ रही हैं और लगातार, बाहरी नहीं है, वो यहीं की बहू है, यहीं की बेटी हैं, लगातार यहीं रहती हैं, लोगों के बीच में जमीन पर उन्होंने काम किया है। चाहे सोशल मीडिया से लेके जमीन तक पंखड़ी पाठक ने नोएडा का हर मुद्दा उठाया है। जब पंकज सिंह गायब थे, पंकज सिंह किसी को नहीं मिले नोएडा में, पंकज सिंह को लोग दूरबीन लगा के ढूंढ रहे हैं लेकिन गायब हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। तो फिर आप खुद बताइए कि कौन सी बातें करें जब इनके पास कहने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है, तो अब ये उल्टी फालतू की बातें करें। लेकिन पश्चिमी यूपी के लिए जो बसपा चुटकी ले रही है कांग्रेस पर, वो ये कि कांग्रेस को वोट देकर बर्बाद मत करो, वोट खराब हो जाएगा, इससे बढ़िया हमें वोट दे दो। मायावती जी से पूछिए कि जब हाथरस की दलित बेटी पे अत्याचार हुआ, जिन दलितों के नाम पर वोट मांग मांग के वो मुख्यमंत्री बन गई, तो कहाँ थी वो? 12 से 13 किलोमीटर पैदल चलकर लगातार उस दलित बेटी की लड़ाई प्रियंका गांधी जी ने जमीन पर लड़ी है। उन्नाव की दलित बेटी की लड़ाई प्रियंका गांधी जी ने सड़क पर लड़ी है। मैं पश्चिमी यूपी में आपको जिले गिना सकती हूँ जहां लोगों के साथ अत्याचार हुआ और कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पहुंचा, लड़ा, उन लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। और इन लोगों ने तो कह दिया था बलात्कार ही नहीं हुआ। सीबीआई की चार्जशीट ने कहा कि हुआ है बलात्कार। आप सोचिए, तो लगातार अगर मुख्य विपक्ष किसी ने जमीन पर काम किया है लोगों के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ने किया। ठीक है, कांग्रेस के भी अपने बड़े दावे हैं, लेकिन धर्मवीर चौधरी जी, आज बसपा का जिक्र कहीं नहीं आता। कहीं फाइट में है बसपा? मतलब जिस नोएडा में हम खड़े हैं, किसी समय कहा जाता था कि बहन जी ने चमकाया है नोएडा को, आज यही पता नहीं चलता आपका कैंडिडेट कौन है, कहाँ चुनाव प्रचार हो रहा है, कोई दिख नहीं रहा है आपका कुछ भी हो हल्ला। ये जो मीडिया दुकानदारी चला रही है, तो ये दुकानदारी में तो सामान खरीद करके लिया दिया जाता है, तो जिसका सामान लेते हैं उसका दिखा देते हैं। नहीं, बहन जी के समय में होती थी क्या दुकानदारी? नहीं, आज की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आप दुकानदारी की बात कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस मॉडल बता रहे हैं। बहन जी के समय में ऐसे ही होता था क्या? 500 से ज्यादा लोकसभा बहुजन समाज पार्टी लड़ाती है, न बीजेपी लड़ाती न कांग्रेस लड़ाती। और उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं पर बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को टक्कर दे रही है, कहीं लोकदल को टक्कर दे रही है, कहीं समाजवादी पार्टी को टक्कर दे रही है। इनको पसीने आ रहे हैं। जो सोशल इंजीनियरिंग 2007 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने की थी, उसी सोशल इंजीनियरिंग के तहत हम 2022 में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। लेकिन 2017 के नतीजे देखे चाहे 2019 के नतीजे देखे, जिस सोशल इंजीनियरिंग का आप हवाला दे रहे हैं उसको कोई फायदा होता नजर नहीं आया। ये बताइए, कह रहे हैं कि हम सभी सीट पर चुनाव लड़ा रहे हैं और जबरदस्त टक्कर भाजपा को दे रहे हैं, ऐसा है क्या?
अच्छी बात है, सपना देखने में कोई बुराई नहीं। और मैं भाजपा की तरफ से आदरणीय मोदी जी की तरफ से और आदरणीय योगी जी की तरफ से आश्वासन दे रहा हूं कि सपना देखने पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। आगे कभी कोई भविष्य में टैक्स नहीं है। बड़े बड़े सपने देखें और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। अगर वो कह रहे हैं कि ये तो करके दिखाएं। अब की बार जो है 10 तारीख को सब फैसला हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ शपथ ग्रहण समारोह में 10 तारीख के बाद। तो धर्मवीर चौधरी जी शपथ ग्रहण का इन्विटेशन दिया है सबके लिए। कुछ लोग दिन में सपने देखते हैं, कुछ रात में। आज ये लाइट में देख रहे सपने, तो रात में सपने देखने का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया है, तभी कान्हा जी आ रहे हैं सपने में आजकल। बिल्कुल बिल्कुल, कान्हा जी किसी के भी सपने में आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुद्दों की राजनीति में फेल है। मैं आपको बता दूं, कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से फेल है। कौन नहीं जानता है कि गोरखपुर में व्यापारी को होटल के अंदर मार दिया गया। अभी 17 वर्ष के बच्चे को पुलिस वाले ने मार दिया। हाथरस का जिक्र अभी एक पैनल के लोग कर ही रहे थे। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। धनंजय सिंह माफिया को उत्तर प्रदेश के एक जिले के एसएसपी पिच तैयार करते हैं, क्रिकेट खिलवाते हैं और योगी जी की आंख में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो दूरबीन लगाते नहीं है। जो दूरबीन लगाते हैं उन्हें निकट दृष्टि दोष है, उन्हें दूर की चीज दिखाई नहीं देती है। तो ये कानून व्यवस्था है इनकी। उसके बाद बेरोजगारी की मैं बात करूं, आज उत्तर प्रदेश में 2017 के मामले में 2 गुना बेरोजगारी है। 4.9% बेरोजगारी है, जो कि 2017 में 2.4 थी। बेरोजगारी के मामले पूरी तरह से फेल है। इसके अलावा महंगाई के जो मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे में आप मुझे बता दीजिए, जो गरीब आदमी है 200 रुपया लीटर सरसों का तेल मिलता है, किस तरह से किसानों के महंगाई का मुद्दा उठा रहे, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे, और ये जनता यहाँ पर मौजूद है। हाथ उठाइए, मैं एक एक करके आऊंगी। जी, किससे सवाल पूछना चाहते हैं? सवाल आपका। बीजेपी प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूँ, जो आज सत्ता के अंदर बैठे हैं, जो देश की जनता ने इनको आज पार्टी के लिए बैठाया, देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बैठाया था, आज ये देश की जनता को भेड़ बकरी कीड़े मकोड़े कहते हैं। और आज इन्हें जाट समाज याद आ रहा है, किसान याद आ रहा है। जाटों के बीच में इनके कागज बट रहे। हम जाट विरोधी नहीं है। किसानों पे अत्याचार, लठ बजे, 700 किसान देश के अंदर मर के आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव का समय आया तब जाटों और किसानों की याद आ रही है? भारत के इतिहास में जितना किसानों के लिए भाजपा ने काम किया है, न आज तक पूरे भारत में, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने 1.5 लाख करोड़ गन्ना किसान का जो है भुगतान किया है। 36,000 करोड़ हम लोगों ने किसान का कर्जा माफ किया है। 37,000 करोड़ किसान सम्मान। कुछ और लोग कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट, ये बताइए क्या नाम है आपका? युवा है आप? कामिनी। क्या कहना चाहती है? किससे सवाल आपका? मेरा सवाल सर से है। बीजेपी के जो प्रवक्ता जी हैं, ये कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए काम किया है। मैं कहती हूँ आप 5 काम गिना दीजिए 10 साल में बीजेपी ने क्या किया है किसानों के लिए। किसानों पर अत्याचार, पीछे से किसानों पर वार हुआ है और ये कह रहे हैं किसानों के लिए काम। कोई काम, किसानों मरे तो एक मिनट, कोई काम नहीं किया है। उन्होंने, मोदी जी ने अपनी गलती मानी है, बिल पास करके वापस लिया। ये सबसे बड़ी गलती इन्होंने की थी। एक चीज को बेच दें, ये क्या बात करेंगे? ठीक है, जनता चाहती है कि वो काम आप बता दीजिए जो किसानों के लिए किया है। वादा था कि आमदनी दोगुनी होगी, वादा था कि किसान समृद्ध होंगे। हमने बताया कि 95% जो हमने संकल्प लिया था वो हमने पूरा किया है। अभी मैं आपको बता रहा था 1.5 लाख करोड़ किसान का कर्जा माफ किया है। गन्ना किसान का हमने भुगतान किया है। 36,000 करोड़ हमने किसान का कर्जा माफ किया है। 37,000 करोड़ किसान सम्मान निधि में दिया है और 2,000 करोड़ हम लोगों ने सेटलमेंट किया है। जो इनके इंश्योरेंस का हमने सेटलमेंट किया है। और उसके बाद हम लोगों ने 4 लाख एकड़ जमीन हम लोगों ने वापस ली है, जो सिंचाई के 13 सिंचाई परियोजनाओं में। इससे ज्यादा काम इतिहास में नहीं हुआ। और ये हम लोगों ने दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने शौचालय बनाए हैं। ये भी किसानों के लिए है। ये शौचालय अंबानी या अडानी के लिए नहीं बने हैं। हम लोगों ने उत्तरांचल की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय। ये बताइए, इन्होंने तो गिनवा दिया कि हमने इतने काम किए। हमने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, हमने शौचालय बनाए, हमने कोरोना काल में लोगों की इतनी मदद की है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें स्कूलों में रियायत दिलवाई गई। तो आपको लगता है कि आप बार बार आरोप लगाते हैं कि मुद्दों की बात नहीं हो रही, वो तो एक लिस्ट गिनवा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए क्या किया? 750 किसानों को शहादत हो गई। इसी इनके 3 काले कानून की वजह से शहादत हो गई। अमित शाह जी 2017 के चुनाव में कह रहे थे हम किसानों की आय 2 गुनी करेंगे और 14 दिन के अंदर अगर गन्ना बकाया भुगतान नहीं होता है तो उस पर हम ब्याज देंगे। आज भी 4,000 करोड़ रुपया गन्ना बकाया है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। किसान अगर बीज खरीदने जाता है तो पैसा देता है, किसान अगर खाद खरीदने जाता है तो पैसा देता है, अगर केसीसी से लोन निकालता है तो ब्याज देता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं उसको ब्याज देती है, मुझे ये बता दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जो सबसे ऐतिहासिक काम किया, किसानों को टायरों के नीचे रौदा। जो देश इस किसान की जान है
उनको इन्होंने टायरों के नीचे रख दिया। वो मामला कोर्ट में है, आरोपी पकड़ा जा चुका है, मामला कोर्ट में। कुछ और पब्लिक की राय लेते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ, सपा सरकार अब से यहाँ प्रदेश में 2017 के बाद भाजपा है, उससे पहले 20 साल सपा ने और बहुजन समाजवादी पार्टी ने राज किया, उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? मैं इनसे ये बात पूछना चाहता हूँ। चलिए, ये सवाल सीधा, पहले बसपा से इस सवाल का जवाब लेते हैं, फिर सपा से। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किसानों की आय को दुगना करने का काम किया। हमने गन्ने को 125 रुपए से 250 रुपए कुंटल करने का काम किया। और ये इतिहास है। ये क्या कह रहे हैं आप? कैसे झूठ बोल रहे हैं? मैं उमैर कुरैशी, गाजियाबाद महानगर पूर्व जनरल सेक्रेटरी। मैडम, इतनी गुंडागर्दी कभी भी सपा के राज में भी नहीं हुई जितनी झूठी जुमलेबाजों की सरकार में और ये बीजेपी की राज में। हमारी माँ बहन जो सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी में अपने कहाँ से सुरक्षित? मोदी जी ने एक नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को बचाए कहाँ से, जब बेटियों का बलात्कार इनके एमपी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी तो बदमाशों को ही दे रही है टिकट। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव से मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है कि उनका जो एक समुदाय के प्रति प्रेम है। अच्छा ठीक है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन जो सवाल किसानों को लेकर यहाँ पर हुआ कि बसपा ने क्या किया और सपा ने क्या किया, आपकी सरकार थी तो आपने किसानों के लिए क्या किया? सबसे पहला मैं बता दूं, किसानों का जो गन्ना है, गन्ने का मूल्य हमने 80 रुपया बढ़ाया था। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में मात्र 10 रुपया बढ़ाया था। 8 गुना हमने गन्ना का मूल्य बढ़ाया था। यूरिया पे सब्सिडी दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने 50 किलो यूरिया की बोरी 45 किलो कर दी, बोरी में चोरी कर दिया। हम लोगों ने वो काम नहीं किया था, उसका दाम कम किया था। इसके अलावा अब शिक्षा की बात मैं करता हूं, उत्तर प्रदेश में अकेले 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी ने बनाया, 11 मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी ने बनाया। उसके अलावा जो स्टेट यूनिवर्सिटी है समाजवादी पार्टी सरकार। तो फिर जिन्ना और पाकिस्तान का जिक्र क्यों हुआ? इतनी लंबी लिस्ट है, पिछली सरकारों का इतना रेफरेंस है, तो जिन्ना पाकिस्तान का जिक्र क्यों हुआ? ये सवाल भी लोगों के ज़हन में। आप जिस शहर में खड़ी है जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, इसके सामने आप देखिएगा 5.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, जिससे लाखों वाहन गुजरते हैं, कम से कम कई लाखों का ईंधन कम लगता है। ये समाजवादी पार्टी का काम है। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो मेट्रो आई है समाजवादी की देन है। गाजियाबाद में जो मेट्रो है समाजवादी की देन है। लखनऊ में जो मेट्रो है समाजवादी की देन है। समाजवादी पार्टी ने जो आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है समाजवादी का देन है। इसके अलावा 55 लाख। ठीक है, बाकी लोग तो फीते काट रहे हैं, फिर फीते काट रहे हैं, काम सब उन्होंने किया है। देखिए, आदरणीय अखिलेश जी जो है, जब चुनाव से 6 महीने पहले तक उन्होंने 20 शिलान्यास रोज किए, और अगर वो सारे शिलान्यास मान लिए जाएं कि उन्होंने ही किए हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। 3600 परियोजनाओं को उन्होंने पूरा किया है। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 15,200 करोड़ का बजट था। ये 16 में आया, 17 में आया, 18 जब 17 में हमारी सरकार आई तो फिर पूछा गया कितना बजट है, तो बताया 15,200 करोड़। फिर जब उन्होंने सर्वे दोबारा कराया तो ये जो है एक्सप्रेसवे 13,000 करोड़ में बना है, 12,000 करोड़ में बना है। जो बाकी 3,000 करोड़ कहाँ जा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी को बताने की जरूरत है। ठीक है, बताइए। मैडम, आप मुझे बताइए, कोई अगर पैंट खरीदता है, पैंट की अगर एक पैर काट के निकाल दिया जाए, उसका कॉस्ट कम हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है। रोड के अलाइनमेंट को आप देखिएगा, आप खुद जाइए। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, मैं वहाँ उसको होके आया हूँ। राइडिंग क्वालिटी देखिएगा, मीडियन देखिएगा, इसलिए लागत कम हो गई है। उसकी हाइट इन्होंने जमीन से कम कर दी है। हमारा पशु उस पे रहते हैं, आपकी जान की कीमत कम है, पैसे की कीमत इनके लिए ज्यादा है, इसलिए उसकी कीमत कम हो गई। पहली बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसकी जमीन का अधिग्रहण किया पूरी तरह से। उसके बाद टेंडर एलोकेट हुआ, अलाइनमेंट कराया गया। 80% काम लगभग समाजवादी पार्टी ने कर दिया। नहीं, लेकिन जब तक पैसा ट्रांसफर नहीं होता तब तक कोई कैसे मान ले कि काम शुरू होगा? बजट पास नहीं होता और पैसा ट्रांसफर नहीं होता तब तक कैसे मान ले कोई काम होगा? मैडम, इंडियन रोड कांग्रेस के रूल को आप पढ़िएगा, जब तक 75% जमीन अधिग्रहण नहीं हो जाता तब तक टेंडर नहीं हो सकता है। समाजवादी पार्टी में टेंडर हुआ था, और जो राम मंदिर का निर्माण कर रही कंपनी, उस कंपनी को टेंडर दिया था। इनको उन पे भी विश्वास नहीं था जो राम मंदिर बना। चलिए, जनता क्या कहना चाहती है? जनता क्या कहना चाहती है? जब सन 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उस समय प्रदेश में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, और 2017 में योगी जी की सरकार आती है। उसके बाद से प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। ये दर्शाता है कि योगी जी किस प्रकार से कंट्रोल कर रहे हैं। इलाहाबाद में ठीक है, ये बात बार बार दोहराई जा रही है, इसे भाजपा के नेता भी दोहरा रहे हैं और जनता भी कह रही है। वो ये कि बीते 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, माफिया पे कंट्रोल है। बुलंदशहर के दंगे को आप लोग नहीं भूले होंगे। सुबोध जो एसआई था, उसकी हत्या हो गई थी, आप इसका भी जिक्र करिएगा। पहली बात। दूसरी बात, एक मिनट, मैं दूसरी बात बता दूं।
दूसरी बात, अभी योगी जी का एक बयान आया था, आपने देखा होगा, ANI के रिपोर्टर को ऑन कैमरा उन्होंने गाली दिया था। ये क्या बात हो सकती है, मुझे बता दीजिएगा। अभी जो तमंचाबाजी बात कर रहे हैं, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर इस तरह से संवेदनहीन, देखिए आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, नारे मत लगाइए, आप सभी को मौका मिलेगा अपनी अपनी बात कहने का, नारे मत लगाइए, माहौल खराब मत कीजिए। मैं ये पूछता हूँ, जो ये अभी डिबेट के यहाँ खड़े हैं, आज तक जो आंकड़े दे रहे हैं, अभी तक युवाओं को कितनों को रोजगार दे दिया इन्होंने, और जो भी युवा लड़े रहे, इन्होंने कहा ना हमारा हथियार है, उसी हथियार से इन युवाओं को मारा जा रहा है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है आज तक। अभी रेलवे की भर्ती हुई थी, उसमें आपने देखा 35,000 भर्तियों में 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे हैं। इससे पता चलता है कितनी बेरोजगारी और कितने युवाओं को एक भी पेपर नहीं दे जा रहे। एग्जाम देख लीजिए मैम, वो भी ठीक है। मनोज रघुवंशी जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनको जोड़ना चाहूंगी। मनोज जी ये बताइए, बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, दोनों अपने अपने सरकारों के विकास के कामों को गिनाते हैं, तो फिर आखिर ऐसे में गन्ना बेल्ट में जिन्ना का जिक्र करने की जरूरत क्यों पड़ गई, या पलायन का दर्द ही वापस क्यों दिलाना पड़ रहा है? देखिए, दोनों को ही ये कहने में फायदा है, जिन्ना पलायन दोनों को कहने में फायदा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का लालच ये है कि जितना वो इमोशनल ये हिंदू मुस्लिम का विषय भड़काएंगे, उतना मुस्लिम वोट उनकी तरफ और पक्का ऐसे ही है, उनकी तरफ पक्का है ही है। और बीजेपी का ये लालच है कि जितना हिंदू मुस्लिम का विषय भड़केगा, उतना ही हिंदू इनकी तरफ आएंगे, तो इनका ज्यादा बड़ा फायदा है। देखिए, मतलब पब्लिक जिस तरह से हल्ला भी कर रही है, या हम लोग डिबेट करते हैं टेलीविजन प्रोग्राम में और बहुत जोर से हल्ला होता है, हमारे देश में शास्त्रार्थ की परंपरा है, शांति से अपनी बात को कहिए ताकि बात समझ में आए। लेकिन कुल मिला के जनता के मुद्दों पे बात वो नहीं, इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि लोग भी इमोशनल बात जब करते हैं तो TRP भी ज्यादा होती है, लोगों को भी मजा ज्यादा आता है, वही इन पार्टीज का। और कम से कम पश्चिमी यूपी के बैटल के लिए तो ये इमोशन, ये सेंटिमेंट, ये जातिवाद बहुत जरूरी हो गया लग रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। डॉली जी ये बताइए, सब अपनी अपनी फेरिस्त बता रहे हैं, कांग्रेस ने क्या किया, आप क्या गिनवाएंगे जनता के बीच में? देखिए, मैं तो एक बात कह देना चाहती हूँ, हमने तो अब डर के ये भी बताना बंद कर दिया कि क्या बनाया है, क्योंकि जो हम बता देते हैं उसे ये बेचने लगते हैं। सुई नहीं बनती थी हवाई जहाज तक, जो 26 जनवरी को ये दिखाते हैं वो सब कांग्रेस ने बनाया है। जो इतनी सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वो कांग्रेस ने बनाया, और उसके बाद एक नए इंडस्ट्रियल एरिया मुझे गिना दीजिए यूपी में जब से कांग्रेस की सरकार गई है, नंबर 1। और एक और बात, सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ, ये कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं भाजपा ने कोई काम नहीं किया, मैं कहती हूँ बहुत काम किया, इतना काम किया कि युवा को बेरोजगार कर दिया। महिलाओं के लिए कहते हैं हमने बहुत सुरक्षा दी। देखिए आप कितनी सुरक्षा दी कि हाथरस की बेटी का क्या हुआ, उन्नाव की बेटी का क्या हुआ, आजमगढ़ में पुलिस थाने में लड़की को अपने आप को जहर खाना पड़ा एक FIR लिखवाने के लिए। मेरठ में देखिए दिन भर गोली खुलेआम चल गई, और उसके बाद देखिए संदूक में बेटी की लाश मिली। ये तो मैं आपको 4-5 किस्से गिनवा रही हूँ। और बेरोजगार युवाओं का तो ये आलम है कि आप देखिए पिटाई हो रही है। अगर आज नौकरी मांगता है युवा उत्तर प्रदेश में तो उसकी पिटाई होती है। आज ठीक है। धर्मवीर चौधरी जी ये बताइए, सबने बता दिया हमने ये बनाया, हमने ये विकास किया। नोएडा के लिए तो कहा जाता है कि उसे बहन जी ने बनाया, लेकिन यहाँ से सुपड़ा क्यों साफ हो गया आपका? देखिए, ये मीडिया जो है वो 2 पार्टियों को आगे दिखा रहा है। तो मीडिया क्या दिखा रहा है? जो प्रचार कर रहा है, जो बात कर रहा है, उसकी बात रखी जा रही है। हम तो आपसे भी पूछ रहे हैं। नहीं देखिए, मीडिया पर दोष लगाना बंद करिए। मैं तो आपको भी दिखा रही हूँ, हम तो आपकी भी बात सुना रहे हैं। आप घूम फिर के मीडिया को घेरते हैं। नहीं, आप मीडिया को मत बोलने दीजिए मुझे, मैं आपके साथ थोड़ी बोलूंगा मैडम। ये जो नोएडा है ना, अगर डेवलपमेंट देखना हो तो नोएडा में बहन जी का देखिए आप। यहाँ पर अभी ये एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के लोग। अगर ये नोएडा आगरा का एक्सप्रेसवे नहीं बना होता तो अखिलेश यादव उससे आगे का एक्सप्रेस बना ही नहीं पाते। और भाई वाह, नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे नहीं बना होता तो आगे एक्सप्रेसवे बनता ही नहीं। ये बनता कि नहीं बनता हो तो BSP के लोग बताएंगे। जो हमने काम किया उसको बताएं। अभी युवाओं की आवाज मुझे आ रही थी। बेरोजगारी का जो आलम है, उत्तर प्रदेश की 2017 के बाद ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसका पर्चा लीक ना हुआ हो, चाहे आपकी तरफ। नहीं देखिए, पर्चा लीक की तो मैं बताऊं, सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, ये शिकायत हमेशा से रही है कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों में ऐसा होता आया है। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक भी भर्ती आप नहीं बता सकती जिसका पर्चा लीक ना हुआ। दूसरी बात, जब संवेदनहीन बात जब होती मैं उसका जिक्र करता हूं। इन्होंने जो UPTET का परीक्षा कराया था, फोटोकॉपी की दुकान पर पर्चा मिल रहा था, और जो पर्चा छापने का पता था बियर की दुकान का पता था। तो ये आप समझिए कि बाबा जी कितने संवेदनशील हैं युवाओं के भविष्य को लेकर के, ये आप बता सकते हैं। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में युवा जो है काबिल ही नहीं है, नहीं तो हमारे पास नौकरियां, हम उनको नौकरियां दे देते थे। आज बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि हर एक युवा दर दर भटक रहा है। दूसरी बात,
उत्तर प्रदेश के इतिहास में और भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो जो मौजूदा सरकार है उस पर लाठीचार्ज की हो, वो भी घर में घुस के। आपने देखा होगा प्रयागराज में जाकर के लॉज के दरवाजे तोड़ दिया, बट से मार के तोड़ दिया, और युवाओं की किसी कमर टूट गई, किसी स्लिप डिस्क हो गया, किसी का हाथ टूट गया। इस तरह से ठीक है, क्या युवाओं को नहीं साध पाए? युवाओं के लिए कुछ नहीं किया क्या सरकार ने? उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जो पिछली सरकारों से दुगनी है। और एमएसएमई में जो है 2 करोड़ नौकरियां मिली हैं और ओडीओपी में 25 लाख नौकरियां मिली हैं। भाजपा सरकार ने ये नहीं कहा था कि हम सबको बुला के 2 करोड़ सरकारी नौकरियां दे देंगे, हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें लोगों को नौकरियां मिलेंगी। मैंने आपको आंकड़े गिना दिए। देखिए, यहाँ पर रोजगार की बात हो रही है, रोजगार में नौकरियां भी आती हैं और रोजगार में एंटरप्रेन्योरशिप भी आती है, मतलब सेल्फ बिजनेस भी आता है। अभी जो मेरे मित्र धर्मेंद्र जी ने कहा है, इतना काम दिया इन्होंने कि हम भुखमरी के इंडेक्स में 116 में से 104 नंबर है भारत का आज की डेट में। इतना काम दिया इन्होंने देश के लोगों को। घर इतने चल रहे हैं कि 84% महंगाई। आप देखिए, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का दाम कहाँ है? उज्ज्वला गैस योजना में सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन भराए कहाँ से जनता? जेब में पैसा तो है नहीं। जवाब दीजिए। महंगाई बड़ा मुद्दा है जनता के लिए। देखिए, जो हम लोगों ने काम किया है वो 2 साल में किया है, और 2 साल में वायरस था, वायरस के रहते हुए हम लोगों ने ये काम किया है। और जब हम लोग चीजें बांटते हैं तो ये भी आप पूछे कि फ्री क्यों दे रहे हैं? जब महंगाई हो रही है, जब टैक्स लिया जा रहा है, जहां टैक्स भी बंद हो गया था उसके बाद हम लोगों ने दिया है। आज 15 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है, तो ये भी आप सवाल पूछे कि मुफ्त भोजन क्यों दिया जा रहा है। आप ये सवाल पूछिए कि हम लोगों ने 42 लाख मकान क्यों बनाए। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिलकर बता दें कि इन लोगों ने कितने मकान बनाए। हम लोगों ने 1 करोड़ 61 लाख घरों में बिजली नहीं थी, हम लोगों ने 1 करोड़ 61 लाख घरों में बिजली पहुंचाई है। कौन सी चीज है जिसमें विकास हमने नहीं किया? सड़कें सबसे ज्यादा बनी, एयरपोर्ट जो हम 2 इंजन की सरकार कह रहे हैं, जो एयरपोर्ट केंद्र सरकार देना चाहती थी, राज्य सरकार नहीं लेना चाहती थी। अब आया सरकार, 2 एयरपोर्ट बन गया। ठीक है, आप लोग नारे मत लगाइए। नहीं, सवाल सबका लिया जाएगा, लेकिन नारे मत लगाइए, माहौल खराब मत करिए। जिसका सवाल अभी तक नहीं गया है उससे बात की जाएगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयसिंह दिवाकर है। मैं भाजपा से कार्यकर्ता था पहले, लेकिन अब मैंने भाजपा छोड़ रखी है। लेकिन इन्होंने ऐसी हालत कर रखी है हम लोगों की, जनता की, सभी लोगों की ऐसी हालत कर रखी है कि हम मजबूर है कि हम भाजपा को आगे से वोट देंगे नहीं। और मुद्दा क्या है? मुद्दा ये महंगाई का सबसे ज्यादा मुद्दा है। सिलेंडर आज किसी समय 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, 450 रुपए का, आज वो 1000 से ज्यादा का हो चुका है। और जितने भी सामग्री है, खाने पीने के जो सामान है, तेल है, वो सभी के रेट दुगने हो चुके हैं। ठीक है, महंगाई बड़ा मुद्दा। आपका क्या सवाल है? जो इलाहाबाद में गंगा जी में जो लाश बह रही थी, उनका क्या था? उनके बारे में पूछे इनसे। ठीक है, ये बताइए, यहाँ पर महंगाई एक बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आ रहा है और साथ ही कोरोना मैनेजमेंट को लेकर भी जनता सवाल उठा रही है। सबसे ज्यादा टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हुई है, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हुए, और 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हर एक का किया जा रहा है। किसी भी अस्पताल में आप किसी भी समय जा सकते हैं, मुफ्त इलाज हो रहा है। कोरोना में सबसे नीचे की दर है, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट है कि सबसे नीचे की दर पे कोरोना उत्तर प्रदेश में रहा है। सबसे कम संक्रमित उत्तर प्रदेश में रहे, सबसे ज्यादा सख्ती उत्तर प्रदेश में हुई है। तो हम लोगों ने ये कोरोना काल में 2 साल में ये काम किया है। जो लोगों को 5 साल मिलते हैं, हमने 2 साल में काम किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, 1 मिनट, आप सबको मौका मिलेगा अपनी अपनी बात कहने का, आप सबको मौका मिलेगा। आप लोग एक सवाल पूछ चुके हैं, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन डिबेट को आगे ले जाते हुए आप लोगों के पास लौटेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब वोटिंग होने जा रही है और जबरदस्त तरीके से ये जो पूरा मुकाबला है जाटों और मुस्लिमों के इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है। मतलब एक ऐसा चक्रव्यूह यहाँ पर बुना जा रहा है, चाहे वो सपा की बात हो या सत्तारूढ़ पार्टी की बात हो, कि किसी तरह से पोलराइजेशन हो जाए, फायदा या तो उधर हो जाए या इधर हो जाए। मुद्दे नहीं है क्या? पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो कोरोना मैनेजमेंट पे बोला है, आज यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा है, मैं आपको बता दूं कि इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के मुख्यमंत्री ने अपना बयान पार्लियामेंट और विधानसभा में दिया कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी आदमी की मौत नहीं हुई।
इससे बड़ा झूठ इस देश में हो नहीं सकता। इन्होंने सारे आंकड़े बताए, लेकिन वो आंकड़े नहीं बताए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें कोरोना काल में हुई, उसकी बात इन्होंने नहीं किया। अगर कोरोना का मैनेजमेंट होता, गैस सिलेंडर होते, 378 दिन मिले थे पहली लहर से दूसरी लहर के बीच में, 378 दिन में योगी आदित्यनाथ जी एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा पाए। अगर एक ऑक्सीजन प्लांट लगाते, कम से कम 10-20 आदमी की जान बचा सकते थे। ठीक है, लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि इतना रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है कि तीसरी वेव जो है वो इतनी हल्की है, मतलब सर्दी जुकाम की तरह है, ये वैक्सीनेशन का ही असर है। नहीं, वैक्सीनेशन का असर है। वैक्सीनेशन कोई इंडिया में आज पहली बार नहीं हुआ है। पोलियो का वैक्सीन लगता है, इसके अलावा जितनी भी डिजीज हो सारी के वैक्सीनेशन लगते हैं और सारे मुफ्त में लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है कि हम पोस्टर में अपनी फोटो लगा देंगे तो हम नया काम कर देंगे। तो पोस्टर बॉय बनने वाला जो ख्वाब है, इससे लोग परेशान है। सारा पैसा जनता का पोस्टर में जा रहा है तो महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? सारा पैसा जनता का पोस्टर में जा रहा है तो हॉस्पिटल कैसे बनेंगे? सारा पैसा जनता का पोस्टर में जा रहा है तो स्कूल कॉलेज कैसे बनेंगे? बताइए, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, कोई अस्पताल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई शिक्षा के लिए कुछ नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ, जो ये फोटो की बात कर रहे हैं, लैपटॉप पे स्क्रीन सेवर वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का लगता था और लैपटॉप का जो बैग था वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का फोटो उसमें लगती थी। तो नमक पे किसका लग रहा है? रिफाइन पे किसका लग रहा है? सोयाबीन पे किसका लग रहा है? इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर प्रधानमंत्री की फोटो लग रही तो प्रधानमंत्री का प्रमोशन नहीं है। ये जो गंभीरता को दिखा रहा है कि कितनी गंभीरता से हम लोग वैक्सीनेशन को ले रहे हैं। तो ये जो जिन्होंने स्क्रीन सेवर लगवाया और लैपटॉप जो बांटे गए थे, वो 2.25 साल में लैपटॉप बटने बंद हो गए थे। मतलब सरकार किसी की भी रही है, जो भी विकास योजनाएं चलाई जाती है, हर कोई अपना चेहरा लगाता है, हर कोई अपना चेहरा चमकाता है, ये कोई नई बात नहीं है। जी आप बताइए। मैम, मैं पूछना चाह रहा हूँ मौजूदा सरकार से, हमारे जितने भी युवा या जो भी साथी है, पहले कभी भी किसी सरकार के लिए ये नहीं बोला कि मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरा घर बर्बाद हो जाए, वोट मैं उन्हीं को दूंगा। इसका मतलब जनता भी जान रही है, जो वो अंधभक्त हैं, जो मर रहे पड़े हैं, उन्हें भी पता है कि मेरे घर का नाश हो रहा है, फिर भी मैं वोट हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं। मैडम अच्छा, मैं जानते हैं, ये बताइए आप, क्योंकि भाजपा का पूरा यहाँ पे मफलर डाले खड़े हैं, वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द ही घूम रहा है सब। मैम, हिंदू मुस्लिम बात रही अलग, पहले बताइए अखिलेश भैया ग्रेटर नोएडा क्यों नहीं आए, और बहन जी उत्तर प्रदेश से बाहर क्यों नहीं निकल रही, और ये राहुल गांधी तो इंडिया में ही नहीं है, पहले इनका जवाब लीजिए इनसे। घूम फिर कर बात वहीं आ गई कि नोएडा का प्रतिनिधि, मतलब नोएडा के लिए जिसने कभी ये कहा हो कि वहां जाने से मुख्यमंत्री चला जाता है, इस अंधविश्वास के साथ जो चलता हो, क्या उसके पास इतना विजन है कि वो पूरा प्रदेश चलाएगा? और जनता पूछ रही है कि क्यों नहीं आते नोएडा। अगर विजन ना होता तो एक्सप्रेस वे पे भारत में पहली बार अगर सुखोई उतरा था तो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है, तब उतरा था। उसके बाद मोदी जी ने कॉपी किया। तो इस बात को समझिए कि विजन किसमें है, विजन अखिलेश जी में है या मोदी जी में है। तो ये तो उलूल जुलूल सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज सवाल ये है कि युवाओं के लिए सरकार क्या कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में निकली थी, 2018 के बाद 2021 हो गया, आज तक भर्ती क्लियर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भाई इसे ओबीसी का हक मार लिए, अब 6800 जो वैकेंसी है उसमें बोले कि एक्स्ट्रा पद डाल देंगे, अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो यहाँ ये जानबूझ करके चीजों का ऐसा पेच फंसा देते हैं कि कभी वो बात क्लियर ही ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम है, अखबार खोल के देखिए पता चल जाएगा, टीवी खोल के देखिए पता चल जाएगा। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो, इससे सारा कुछ हो जाएगा। जुमले की एक सीमा होती है और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। यही वजह है कि ये क्षेत्र में प्रचार करने की स्थिति में आज नहीं है। ठीक है, क्या ऐसा है क्या प्रचार के लिए मुद्दे खत्म हो गए? नहीं, हमने तो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं। हमारा सिर्फ विकास एक मुद्दा है, और हमने जब हमारा बहुत पुराना एक नारा है कि जो कहते हैं सो करते हैं, हमने जो कहा सो करके दिखाया। ठीक है, जो कहा सो किया। जनता क्या सोच रही है? जनता क्या एक एक करके अपनी बात रखिए। मुझे एक बात रखनी है, बसपा सपा और कांग्रेस। मैं सफाई कर्मचारी के पद में हूँ नोएडा अथॉरिटी में, और 1200 रुपए से मुझे सैलरी मिली थी, और हमारे लोगों के हाथ में सैलरी आती थी। जब तक हमारे योगी जी की सरकार बनी 2017 से, हमारा SIPF एरियल और सैलरी अकाउंट में जानी स्टार्ट हो गई है, और हम मायावती से मिलने गए, वहाँ पे लठ बजे वहाँ पे जाके। तो ये सरकार किस काम की, जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है। सोचती है। आज ये पार्टी कह रहे हैं कि कोरोना काल में कहाँ थे भारतीय जनता पार्टी वाले। भारतीय जनता पार्टी ने कार्य गरीबों करा है, ठीक है, बहुत ज्यादा घर घर राशन दिया है, 3 टाइम का खाना देते थे हम लोग, ठीक है। कोई सरकार नजर नहीं है दूर दूर तक। ये लोग सब कहाँ थे? एक मिनट मैडम, अगर घर घर राशन दिया है तो महंगाई क्यों नहीं कम कर दी? सही बात है। सरकार ने काम करो, बताना
सपा बसपा कांग्रेस किसी ने काम नहीं करा तो भाजपा ने करा। मैडम, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, ये जो भाजपा के लोग बोलते हैं कि हम विकास कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, अगर ये विकास कर रहे हैं शिक्षा में, बेरोजगारी में, भुखमरी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे आ गया? ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। मैं जानना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं से, कैसे उत्तर प्रदेश में पिछड़ गया कि यहाँ भुखमरी में और अशिक्षा में सबसे पीछे आ रहा है? कैसे? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है कि आपका जो प्रेम है एक समुदाय के प्रति, क्या आप सिर्फ उनकी वोट से जीत जाएंगे? हिंदुओं की वोट का भी जो आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, आपने जो अपने कैंडिडेटों की लिस्ट देखी है सबने, किसको दिए आपने? हिंदुओं को दिए? सबसे ज्यादा हिंदू की वोट मांगने नहीं आते, आप सिर्फ मुस्लिम की वोट मांग। भारत माता की जय बोलने में डरते हैं, भारत माता की जय बोलने में डरते हैं। मैं एक मोम डालू, मैं बोलता हूँ भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये यहाँ जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खड़े ये कह रहे हैं हम दावे के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बता रहे हैं, क्या ये लोग जनता को बरखलाने के लिए भारत माता की जय बोल रहे हैं? कभी कहते हैं मेरे सपनों में भगवान कृष्ण आए, और जब टिकट देखते हैं तो मुस्लिम समुदाय को वोट देते हैं। गुमराह करते हैं, जनता को भड़काते हैं ये लोग। अच्छा, जनता को गुमराह करते हैं, जनता को भड़काते हैं और इसीलिए मंदिर मंदिर जाते हैं। बताइए, कह रहे हैं कि इसीलिए मंदिर मंदिर जाते हैं। देखिए, आस्था हर एक व्यक्ति का निजी विषय है। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई गिरजाघर जाता है। लेकिन जब किसान आंदोलन चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्हीं किसानों को कभी खालिस्तानी बोलते थे, कभी आतंकवादी बोलते थे। आखिर वो आपके भाई नहीं थे? जब चुनाव नहीं था तो आप नहीं, लेकिन उस आंदोलन की आड़ में देश विरोधी तत्व भी शामिल थे, ये बात तो आप मानेंगे ना? वरना ऐसे हाथ पैर काट के जलाकर वहाँ लाशें नहीं टांगी जा रही होती। आस्था जी, देखिए, एक बहुत सीरियस बात मैं बता दूं कि जब भी कोई आंदोलन करने वाला व्यक्ति जेन्युइन होता है, जेन्युइन व्यक्ति अपनी मांग के लिए आंदोलन करता है, जैसे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे, तो जो व्यक्ति जेन्युइन मांग के लिए आंदोलन में बैठा वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। आप सोचिए कि आप किसी मांग के लिए बैठे हैं, आपको पता है कि बाकी लोग चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है मुद्दे से भटक जाए, तो मुद्दे से भटकाने वाले लोग कोई और होते हैं। लेकिन अब वो तीनों कृषि कानून रोल बैक किए जा चुके हैं। सरकार उसे एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मान रही है कि जो हम नहीं समझा पाए उसे हमने अब वापस ले लिया। तो आपको लगता है कि वो जो नाराजगी है अब वो कम हो जाएगी? अब आप मुझे बता दीजिए, 750 किसानों की जो शहादत हुई है, क्या मोदी जी के किसान कानून वापस लेने से वो जिंदा हो जाएंगे? क्या वो जिंदा हो जाएंगे? मुझे बताइए। किसानों को मना पाएंगे आप? जाट कम्युनिटी में भी बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जो किसानी करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जाट जो है वो सीधे लोग हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। वो देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या काम किया है, हर क्षेत्र में जो हमने काम किया वो उन लोगों को दिख रहा है। आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट है, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना है और जो दिल्ली में मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रहा है, वो हमारी देन है। ये लोग देख रहे हैं। इन लोगों को वहाँ पे आज चुनाव के लिए ठीक है, आप कहना चाहते हैं जाट भाजपा के साथ है? जी, ये तो वो लोग हैं जो कहते थे कि चौधरियों की चौधराहट निकाल देंगे। आज ही इन्हें जाट याद आ रहे हैं, आज ये जाटों को पगड़ी पहना रहे हैं, आज ये जाट लैंड में जा रहे हैं। ये जाट तो वो भी थे जो किसान वहाँ बॉर्डर पर गाजीपुर पे, टीकरी पे चारों तरफ बैठे रहे। दिल्ली के दिल्ली प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी निकले नहीं। आज ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोने कोने जाके खाक छान रहे हैं। तो जाट ये भी समझता है कि जब शोक व्यक्त किया 750 किसानों के लिए राहुल गांधी जी ने संसद में, तो भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद खड़ा होके उन्होंने शहादत और उनके लिए शोक व्यक्त नहीं किया। ये वो लोग हैं। ये बताइए मनोज जी कि यहाँ पर एक वाद विवाद ये भी चल रहा है कि जाट किसकी तरफ है? क्या सारा जाट आरएलडी के साथ है, या फिर मोदी फैक्टर इतना बड़ा है कि पश्चिम में अगर वो काम करेगा तो उसका फिर से फायदा भाजपा को मिल सकता है? आपका क्या आकलन है? देखिए, न आरएलडी न मोदी, मेरी नजर में जाट के मन में एक बहुत बुनियादी विचार होगा कि जब आप मुस्लिम्स के साथ गठबंधन है आपका, मतलब मुस्लिम्स आपको वोट दे रहे हैं, तो देखिए जाट और मुसलमान का कोई रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है। यादव और मुसलमान का कोई रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है। जितना मर्जी आप भाषण दीजिए कि गंगा जमुनी तहजीब थी, ये वो कभी भी नहीं थी, ना पहले थी ना आज है। आज किसी मुस्लिम लीडर से पूछ लीजिए, क्या आप अपनी बेटी किसी यादव परिवार या जाट परिवार में देने को तैयार हैं? बोलेंगे नहीं। आप किसी जाट या यादव लीडर से पूछ लीजिए, क्या आप अपनी बेटी किसी मुस्लिम परिवार में देने को तैयार हैं? बोलेंगे नहीं। तो जो जन समुदाय है, जाट जन समुदाय है, वो उनके लिए मोदी भी मैटर नहीं करेगा, उनके लिए जयंत चौधरी भी मैटर नहीं करेंगे। अगर ये दिखाई देगा कि मुस्लिम्स को प्राथमिकता दी जा रही है तो जाट खुश नहीं होगा। चलिए पब्लिक का भी सवाल ले लेते हैं, पब्लिक का सवाल ले लेते हैं। कुछ और लोग जिन्होंने अब तक नहीं बोला है। मैम, जय कुमार नाम है मेरा। मैं
यूपी से हूँ, दिल्ली रहता हूँ। मेरा एक सवाल है, जितने भी लोग हैं, जितनी मीडिया है, जितने भी प्रशासन के लोग हैं, जो लोग तंत्र में खड़े हुए हैं, मैं जानना चाहता हूँ, एक शब्द का सवाल है। बीजेपी कहती है कि मैंने आकर ये कर दिया या वो कर दिया। आज तक मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि लोगों ने 10 साल में आकर जब आए नोटबंदी कर दी, लोगों ने हजारों मर गए, उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद ये कोरोना आ गया, कोरोना काल में लोगों ने कितनी हेल्प करी। लोगों ने अगर पब्लिक ने ये डिमांड नहीं करी होती, मुझे नहीं लगता कि लोग जान बच। ठीक है, आप ये मानते हैं कि मतलब लोगों ने भी एक दूसरे का हाथ थामा है, मुश्किल घड़ी में लोगों ने भी मदद की एक दूसरे की। जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरे प्रदेश को, हर समाज को साथ लेकर चलती है और भारतीय जनता पार्टी जब भी विकास करती है वो कभी भी जाति और भेदभाव के रूप में विकास नहीं करती है। ये कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी हमेशा जातिगत समीकरण को लेकर साथ चलती है। ठीक है, जातीय समीकरण साथ लेकर चलती है बाकी पार्टियां। मैम, डबल इंजन की सरकार से और बसपा से मैं ओनली ये पूछना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में जब जनता मर रही, तड़प रही थी, जो आज देश को बचाने की और देश को बसाने की बात करते, उस टाइम इनके कार्यकर्ता और ये कहाँ थे? ना डबल इंजन की सरकार दिखाई दी थी जो आज डबल इंजन में बनकर है, और नहीं ये बसपा वाले दिखाई दे। अगर खड़ी थी तो माननीय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ता खड़े थे। अगर वो खड़े हो, भारतीय जनता पार्टी आंकड़े छिपाने का काम कर रही थी। रामनवमी तक लाशों के ऊपर से हटा दी गई थी। योगी जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में खुद नहीं हुआ है, लाशों को तैरते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में देखा है। अगर कोई पार्टी काम करेगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, मैं जाट समाज से हूँ और सबसे बड़ी जो है जाट समाज में ही बाजी लगी हुई है अब की बार। तो मैं जाट समाज से होने के नाते मैं बीजेपी से ये पूछना चाहती हूँ कि जो बच्चों के लिए रोजगार है, क्या इनकी सरकार बन रही है रोजगार वगैरह भी देंगे बच्चों को? हमें ना तो हमें पहले जो है 300 साढ़े 300 का सिलेंडर मिलता था। ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक जो बड़ा प्रश्न निकल के सामने आया वो कोरोना मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ था, जहां बसपा से भी सवाल किया गया कि जब सारी पब्लिक एक दूसरे का हाथ थाम रही थी, भाजपा का कहना है कि वो लोगों की मदद कर रही थी, सपा का कहना है वो लोगों की मदद कर रही थी, कांग्रेस अपने कैंपेन चला रही थी, बसपा कहाँ थी? वो तो वहां भी नजर नहीं आई। ये बताओ मैडम, ये बीजेपी, ये जो लाल टोपी वाले हैं, इनसे कुछ मिली भगत है क्या आपकी, या कुछ डरती हैं आप इनसे? सारा टाइम तो नहीं, मैं क्यों डरूंगी? सारा टाइम तो मैं क्यों डरूंगी? आपको समय दिया जाता है, वो मीडिया पे अटैक करने में दबा देते हैं। आप मेरे पास करने आई हैं, आप मुझसे अटैक करते हैं, आप सारा समय मुझसे अटैक करते हैं। कोरोना मैनेजमेंट में कहा थी बसपा? बसपा कहा थी कोरोना? बसपा कोरोना मैनेजमेंट में कहा? बहुजन समाज पार्टी देश की 3 नंबर की बड़ी पार्टी है। आप कान खोल कर सुन लीजिए आप। और इस देश में, इस प्रदेश में हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। आप बिके हुए जैसे पत्रकार जो है ना, आपका चैनल और आप लिजाइए बीजेपी पर। चैनल और पत्रकारों पे हमला मत करिए, अपनी बात कहिए, जनता सुन रही है। अपनी बात कहिए, जनता सुन रही है। जी बताएं। मेरा सवाल ये है कि जब ये डिबेट नोएडा में हो रही है और नोएडा के स्थानीय मुद्दों पर हो रही है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि वो पंकज सिंह जी के 5 वर्ष के कोई 5 उल्लेखनीय काम गिनवा दें जिनको ये जनता सर्टिफाई कर दे। ठीक है, एक स्थानीय प्रश्न ये आया है कि नोएडा के लिए क्या हुआ? एयरपोर्ट बना है, वो हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं। सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुनिया, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। ये पंकज सिंह जी की देन है। अगर उन्होंने दबाव बनाया, उन्होंने सब लोगों को साथ लेके चले, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया, महेश शर्मा और पंकज सिंह जी की ये देन है। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? मैम, मेरा ये सवाल है कि जो अखिलेश जी बोल रहे थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ठीक है, फिर क्यों लगा रहे हैं ये बीजेपी की वैक्सीन? सबसे बड़ा मुद्दा, ठीक है। और दूसरा ये बता रहे हैं कि भाजपा ने काम नहीं किया है, हम कश्मीरी पंडित हैं, ठीक है। 370 हटा के जो क्या कहते हैं, कांग्रेस इतने साल से बहुमत में थी, उन्होंने क्या किया है? जो 370 हटाने का दम था वो मोदी सरकार में ही था, वो किसी और में नहीं था। पलायन का दर्द कश्मीरी पंडितों में भी है, पलायन का दर्द उन लोगों में भी है जिनको पश्चिमी यूपी से अपने परिवारों को, अपने घरों को, अपनी दुकानों को छोड़कर जाना पड़ा। जी जाते जाते क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, कश्मीरी पंडितों की जहाँ तक बात है तो भाजपा की गठबंधन की सरकार थी जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और गवर्नर थे जगमोहन जी। आप ये बता दीजिए, नंबर 1 ही ने। दूसरा, अगर कश्मीरी पंडितों को किसी ने बचाने का वहाँ काम किया
तो कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आजाद, अलग कॉलोनियां कश्मीरी पंडितों के लिए बसाई गई। और आज एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, आज जो कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा है कश्मीर में, उस पर सवाल कब पूछेंगे? आज जो वो तो कहते हैं कि हमने सुरक्षित माहौल बनाया है, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं सुना नहीं क्या कह। कश्मीरी पंडितों पर सवाल यहाँ पर हो रहा है, पलायन पर सवाल हो रहा है। कश्मीरी 4000 कश्मीरी पंडित वापस लौट के गए, 4000 वापस लौट के गए, उनको बसाया जा रहा है। और इन लोगों ने 370 पे रोड़ा अटकाए रखे कि अगर 370 खत्म हो गया तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी और देश टूट जाएगा। हमने 370 भी खत्म किया और देश भी वहीं का वहीं है। ठीक है, चलिए, आपने सभी मेहमानों को सुना, आपने पब्लिक की भी बात सुनी, इस पब्लिक ने जो मुद्दे आज हमारे शो पर उठाए आपने सब सुने। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नोएडा से आज की चुनावी एक्सप्रेस में बस इतना ही, लेकिन ये धमाकेदार शो लेकर हम कल मथुरा पहुंच रहे